दारम बेटा, इसका ख्याल रखना। आज तक इसने बस में ट्रैवल नहीं किया है। मैंने अभी भी मना किया था कि ड्राइवर के साथ आराम से चली जाए, लेकिन नहीं, इसने जिद लगा ली कि दारम जान स्कूल बस से जाते हैं, मैं भी स्कूल बस से जाऊंगा। हसन कमाल सैमी के चेहरे पर आ रही लट को कान के पीछे रखते हुए मोहब्बत से बोले थे। जी, ये एक ही जगह रह गई थी मोहतरमा को दारम की जान हलकान कराने के लिए, इसलिए यहाँ भी अपनी मौजूदगी लाजिम करा दी। दारम मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। 5 मिनट पहले जब वो अपने बस के लिए गेट पर आया था, वहां सैमी को यूनिफॉर्म पहने हसन कमाल के साथ खड़ा देख खतरे की घंटी बजी थी, जिसकी तस्दीक हसन कमाल ने कर दी थी। दारम जान, तुम खुशी फील नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ? मैं तो बहुत खुशी फील कर रहा हूँ। सैमी चहक कर अपनी पोनी हिलाते हुए पूछ गई। मैं खुदकुशी फील कर रहा हूँ, दारम दांत पीस कर धीमी आवाज में बोला था। यू मीन यू आर फीलिंग सुसाइड? सैमी ने आंखें फैलाई। ये बड़ा समझ आ गया तुम्हें, लेकिन मैं जो 20 दिन से इस जान की जान छोड़ने को कह रहा हूँ वो तुम्हारे ऊपर के चैम्बर में फिट ही नहीं हो रहा। दारम की आवाज अब भी धीमी ताकि हसन कमाल ना सुन सकें। देखो दारम जान, बड़े अंकल जान ने कहा था तुम मुझे नहीं डांटोगे। सैमी ने उंगली उठाकर बहरोज साहब का फरमान याद कराया। सैमी, बदतमीजी नहीं बेटा, आराम से, आपसे बड़े हैं, इसलिए आपको स्कूल में इनकी सारी बातें माननी है, शरारत बिल्कुल नहीं करनी, ओके? जी। सैमी ने मुंह बनाया। लेकिन बीडी दारम लेकिन बीडी दारम जान कहाँ सैमी से बड़े हैं? इतने से तो हैं, सैमी से 5-4 इंचेस बड़े। वो तो सैमी 2 वीक्स मिल्क ड्रिंक करके कवर कर सकता है। सैमी अचानक से दारम के बराबर खड़े हुए बोली। सैमी मैडम, हाइट और वेट में फ़र्क होता है, सो आप हाइट पर वेट का फॉर्मूला अप्लाई ना करें। दारम ने नाक चढ़ाकर उसे चढ़ाया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बेटा। सैमी, 5'4" और 4'2" में काफ़ी फ़र्क होता है। हसन कमाल ने कहकर लगाते हुए सैमी को दारम के इसके कद का फ़र्क समझाया, जिस पर सैमी का मुंह बन गया। लेकिन सामने से आती बस देखकर वो खुशी से चीख मारने लगी थी। बस रोज इसी टाइम आती है, तुम्हारी चीख मारने से बस की जगह एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। दारम अपना बैग ठीक करते हुए बोला। बेटा, इसका ख्याल रखना, थोड़ी पागल है। हसन कमाल सैमी का बैग उसके कंधे पर लगाते हुए बोले। पूरी पागल है, आपको बस अंदाजा नहीं है। दारम सोच सका था, बोला तो सिर्फ इतना कि जी, बस आ गई। सैमी हसन कमाल को जोर की जप्पी देकर दारम के पीछे बस में एंटर हुई थी। साथ खिड़की से झुककर जहां तक हसन कमाल नजर आए उन्हें बाय करती रही। शाम को वापस घर ही आना है, कोई हज पर नहीं जा रही तुम, पीछे चलो। दारम पूरी बस को सैमी की तरफ मुतवज्जा देकर संजीदा आवाज में बोला। अरे दारम, ये लड़की कौन है? सीनियर काशिफ ने उठकर दारम के कंधे पर हाथ रखा। मैं सैमी हूँ, और शहरो मोहसिन। दारम सैमी ने दारम के कुछ बोलने से पहले अपना तारुफ देने के साथ साथ हाथ आगे किया। प्राइम मिनिस्टर नहीं हो जो तुम्हारा नाम जरूरी है, पीछे चलो। दारम काशिफ के हाथ बढ़ाने से पहले ही सैमी का हाथ थामकर आगे बढ़ा। दारम जान, लेकिन दारम की आंखों ने बाकी के अल्फाज अंदर दबाए थे। दारम जान, वाव! काशिफ ने हैरान होने की एक्टिंग की थी। वो दारम जान नहीं, जॉन बोल रही है, फौरन से है ना, इसलिए। दारम ने कल ही ये हल निकाला था, इसलिए तहम्मुल से बोला। अरे दारम, तुम्हारी सीट तो यहाँ है, तुम कहाँ जा रहे हो? दारम के क्लास फेलो ने खिड़की वाली खाली सीट की तरफ इशारा किया। दारम ने एक नज़र सैमी को देखा, जो चारों तरफ बड़े इश्तियाक से तवज्जो से देख रही थी। हसन कमाल की नसीहत याद करके दिल पर पत्थर रखते हुए बोला। नहीं, मुझे वो सीट चाहिए, वो पीछे है, मैं वहां चला जाता हूँ। हैं भाई, कौन है मिस फॉरेनर जिसके लिए दारम शहजादा अपनी सीट कुर्बान कर रहा है? काशिफ को लोगों को बस परेशान करने से मतलब होता था, इसलिए भी अभी भी दारम की वाट लगानी चाहिए। ये शहजादे नहीं, दारम जान है। सैमी ने झट तस्दीक की। ओह हाय मिस फॉरेनर, मैं काशिफ, आप मुझे काशिफ जॉन बुला सकती हैं। काशिफ दारम के तपतपे चेहरे को देखता हुआ बोला। सैमी, तुम इन्हें काशिफ भाई बुला सकती हो, हमसे सीनियर हैं। दारम बोलकर सैमी का हाथ पकड़ के पिछली सीट की तरफ बढ़ गया। अंदर बैठो। दारम उसे अंदर जाने का इशारा कर गया। दारम जान, मैं हमेशा फ्रंट सीट प्रेफर करता हूँ, मैं यहाँ कैसे बैठूँ? जैसे सब बैठते हैं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अंकल से कहकर कल से तुम्हें वापस गाड़ी में भिजवा दूंगा। दारम ने धमकी दी।
छोटे अंकल जान ने कहा था कि तुम सैमी को डांट नहीं सकते। तुम्हें सिर्फ अपने मतलब की बात क्यों याद रहती है? अभी हसन अंकल ने कहा था ना कि तुम्हें मेरी सारी बातें माननी है। दारम बीच में बैग रखते हुए उसके बराबर टिक गया। और हाँ, ये लंडा नहीं है जो हर किसी की तारीफ के बाद हैंडशेक किया जाए। और जब तक तुम यहाँ के माहौल को समझ नहीं जाती, किसी अरे गहरे से दोस्ती करने तारुफ देने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बॉयज। दारम का इशारा काशिफ की तरफ था, जो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था। 3 साल से एक ही क्लास में फेल होकर भी अभी भी 10th क्लास में ही था। दारम अब 16 का होने वाला था। ऊपर से उसकी तरबियत भी अम्मा जान जैसी नफीस औरत ने की थी। वो लोगों को जानने का फन कम उम्री से जानता था, इसलिए पहले ही सैमी को खबरदार किया था। कुछ भी था, स्कूल में सैमी उसकी जिम्मेदारी थी। आपी, आपने मुझे कल के टेस्ट का क्वेश्चन तो समझाया ही नहीं। निशा को उठता देख दादी उसके सामने आई थी। निशा ने उनके होने वाले फाइनल एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए अब मगरिब के बाद एक्स्ट्रा 1 आवर स्पेशल एग्जाम प्रिपरेशन करा रही थी। दानी, लेकिन मैं दरी और दानिश को समझा चुकी हूँ। तुम लेट हो गई थी, बट डोंट वरी, तुम दानिश से समझ लो। दरी को छोटी मुँह मानी जान ने बुलाया है। निशा ने आसान हल बताया। आज है दानी? दानिश झट बोला। 3 दिन बाद आज मौका मिल रहा था दानीन से बात करने का, कैसे गवा देता। लेकिन दानिश के ऑफर पर दानीन की पेशानी पर लातदाद बल पड़े थे। नहीं आपी, मुझे आप ही से समझना है, प्लीज आप समझा दें। दानीन की जिद्दी लहजे पर दानिश ने लब भींचे। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्या हो गया जो दानीन उसकी परछाई से भी परहेज कर रही है। बेटा, मैं ज़रूर समझाती, लेकिन देखो 8 बजने वाले हैं, मुझे शिफा को ओट्स खिलाना है, वरना वो बाद में जिद में आ गई तो फिर नहीं खाएगी। इसलिए दानिश से पढ़ लो, 3 ही तो क्वेश्चन है, वो अच्छे से समझा देगा। दानिश, आराम से समझाना, ओके? निशा तहम्मुल से बोलते हुए उसके गाल छू गई। आप ही, आप शिफा को खिलाते हुए समझा दें, मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगी। वो क्या है ना, मैंने हमेशा आपसे पढ़ा है, मुझे आप ही की समझ आती है। दानिश किसी तौर पर दानिश का साथ अकेले जानने को राजी नहीं थी। ओके बाबा, मैं कैसे भूल गई, हमारी दानी नटखट शरारती होने के साथ जिद्दी भी बहुत है। तुम बैठो, मैं शिफा और उसका खाना लेकर यहीं आती हूँ। निशा हार मानते हुए डोर से बाहर निकल गई। इससे पहले कि दानिश उसके पीछे जाती, दानिश ने सूरज से एक हाथ दानिश के मुंह पर जमाते हुए दूसरे हाथ से उसका बाजू थामकर दीवार से लगाया। साथ पैर की मदद से दरवाजा बंद किया। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है? दानी ने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर कुर्राई थी। व्हाट्स द मैटर? दानिश उसके मुजाहमत को इग्नोर करते हुए दोनों जानिब दीवार पर हाथ जमाकर संजीदा नजरें उसके खफा चेहरे पर गाड़ गया। मसला मुझे नहीं तुम्हें है, छोड़ो मुझे। दानिश पूरी कोशिश कर रही थी उसके हसार से निकल की। छोड़ो मुझे, मसला क्या है तुम्हारे साथ, चाहते क्या हो आखिर? दानी ने उसे मुसलसल अपनी तरफ यक तक देखता पाकर रूहानसी हुई थी। जवाब, एक लफ्जी जवाब आया। कैसा जवाब? 3 दिन पहले, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हैं। मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि शॉप पर बॉयज़ थे, मैंने अस्मा की मदद की थी इसलिए, बट आपने उस वक्त से अपना बिहेवियर बदल लिया। 3 दिन से मुझे इग्नोर कर रही हैं, मेरे लिए चाय लेकर कमरा में नहीं आ रही, 3 दिन से यूनी नहीं जा रही, इसका मतलब क्या है? दानिश संजीदगी से बोला। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। दानी ने अपनी आंखों की जलन छुपाने के घर से रुख फेर गई। आप मुझे जवाब दे हैं, आप मेरे निकाह में हैं, आपको याद हो तो, और आपको अंदाजा है आपके इस तरह यूनी में ना जाने से आपके एग्जाम पर क्या असर होगा? दानिश का रुख वापस अपनी तरफ करते हुए मजबूती से बोला। फेल हो जाऊंगी ना, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, दानीन बहरोज कोई मुल्क की सदर नहीं है जो उसके फेल होने की खबर अखबारों की जीनत बनेगी। मैं हमेशा से ही झल्ली हूँ, नालायक हूँ, हमेशा से मार्क्स लिस्ट में मेरा नाम बॉटम पर आता है, इससे मुझे या मेरी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तुम्हें शायद पड़े। दी मोहम्मद दानिश साहब जैसे जीनियस, लाइक फाइक, खूबसूरत खूबरू टॉपर को शायद नहीं यकीनन फर्क पड़ेगा, बल्कि शर्मिंदगी महसूस होगी एक आम सी शक्लो सूरत वाली, ऊपर से फेलियर लूजर लड़की को, वो भी ज़बरदस्ती अपने ऊपर मुसल्लत की गई लड़की को अपनी मनकूहा के तौर पर तारुफ करवाते हुए। आएगी ना शर्म? ऑफ कोर्स आएगी। तो ऐसा करो, इस झंझट से अपनी जान छुड़ा लो, क्योंकि ना मेरी शक्ल बदलेगी, ना अकल, और ना ही ये झलियों वाली हरकतें। दानी ने अपनी सुर्ख आंखें दानिश की हैरान आंखों में गाड़ी। दानिश तो इसकी बातों से कोई सिरा ही नहीं लगा पाया था, वो बस यक तक दानिन के सुर्ख चेहरे, आंसुओं से भरी आंखों को देख रहा था।
क्या बकवास की है आपने अभी? जब दानिश की बात समझ में आई, उसने दीवार पर जमे हाथों से दानिश के दोनों बाजों को दबोचते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब कर गया। मैं पूछ रहा हूँ, क्या बकवास की है अभी आपने? क्या मतलब निकालो मैं आपकी बात का, दानिश? दानिश उसके दोनों बाजों पर अपने गिरफ्त सख्त करते हुए दहाड़ा, जिस पर दानिश ने जोर से आंखें मींची। हमेशा से शांत रहने वाला दानिश को पहली बार ज्वाला बना देख दानिश के आसान खता हुए थे। दानिश का गुस्सा और उसकी सख्त गिरफ्त बर्दाश्त ना करते हुए दानिश के कब से रुके आंसू ने गालों का रुख किया था। मैंने रोने का नहीं कहा दानिश। आई सेड व्हाट्स द प्रॉब्लम? दानिश उसके आंसुओं का नोटिस लिए बगैर बोला। दानिश के आखिरी लफ्जों ने उसके ठंडे दिमाग में जैसे आग लगा दी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो मुझे। मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की है जो तुम्हारी समझ में ना आए। दानिश सूसू करती हुई नजर झुकाकर बोली। आपको अंदाजा है आपने क्या कहा है? दानिश की वही एक रट पर दानिश की हरी आंखों में लाल डोरे तैरने लगे थे। जी, अंदाजा है, लेकिन सच यही है, मुझ में कुछ नहीं बदल सकता और ना ही मैं बदलूंगी। अब्बू जान को भी न जाने किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था। दुर्लक्षणा तो भी तो थी तुम्हारे मैच की, या फिर वो अस्मा खूबसूरत इंटेलिजेंट। मुझे तो इंग्लिश तक नहीं आती, फजूल में मुझे तुम्हारे सिर पर मुसल्लत कर दिया गया। दानिश अपनी धुन में बोली जा रही थी, जबकि दानिश उसके एक एक लफ्ज़ पर गम और गुस्से की गहराइयों में गोते खा रहा था। दानिश, बोलने से पहले सोच लिया करें। दौड़ी मेरी बहनों जैसी है, और अस्मा सीरियसली? दानिश ने दुख से उसका चेहरा देखा, जिसका चेहरा, नाक, आंख सब लाल टमाटर हो रहे थे। और रही बात मुसल्लत करने की, तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी नहीं अपनी बात कर रही हैं। मैं आप पर मुसल्लत किया गया हूँ, तभी तो आपका बिहेवियर बदल गया है। 3 दिन पहले तक सब ठीक था। जैसे ही अम्मा जान ने उस दिन हमारी जोली जाने से पहले नाश्ते की टेबल पर हमारी रिजल्ट के बाद हमारी रुखसती की बात की, घर आते ही आपने अपना रवैया मेरे साथ बदल लिया। एम आई राइट? दानिश अब दानीन की जुबान में बोला, क्योंकि उसकी झल्ली ने यही जुबान समझनी थी। व्हाट? क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? दानीन ने सदमे से उसे देखा। ऑफ कोर्स, क्योंकि डे 1 से आप मुझे नापसंद करती हैं। फिर उस दिन अंकल ने जिस तरह एक सेकंड में हमारे निकाह का अनाउंस किया, शायद आपने नहीं, शायद यकीनन आपने बस अंकल की बात का पास रखने के लिए सब किया हो, और आप रुखसती नहीं चाहती इसलिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। वैसे भी आपने खुद कहा था आपको अंग्रेज़ नहीं पसंद, और मैं तो अंग्रेज़ हूँ। एंड अफसोस, मैं चाहकर भी अपना आप नहीं बदल सकता। दानीन के लफ्ज़ उसी को लौटा रहा था, और दानीन की उसकी ज़ुबान के जौहर सदमे से मुंह खोले सुन रही थी। यही बात है ना? डोंट वरी, मैं आप ही से बात करता हूँ। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती होने नहीं देंगी। दानिश संजीदगी का भरपूर मुजाहरा कर रहा था। तो देखो, क्या फजूल आगे जा रहे हो? मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती वगैरह नहीं हुई थी। तुम्हें लगता है कोई दानीन बहरोज बेग के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है? आप ही ने मेरी मर्जी बूझी थी, मैंने खुद रजामंदी दी थी, क्योंकि तुम मेरी आप ही के भाई हो। सब तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, भाई और बाकी सब तुम पर इतना ट्रस्ट करते हैं। दानीन तो उसके इल्ज़ाम पर बिलबिला उठी थी, मतलब उल्टे आंत गले पड़ गई। आप तो ट्रस्ट नहीं करती हैं, तभी तो हमारा नया घर देखने भी हमारे साथ नहीं गई थी। दानिश उसके हवाइयाँ उड़े चेहरे से नजर चुराते हुए लब भींच कर अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए बेचारगी से बोला। अब ट्रस्ट कहाँ से आ गया बीच में? मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रही थी। तुम परफेक्ट हो हर एंगल से, बट मैं इम्परफेक्ट, ढिल्ली, लाओबाली सी हूँ, और मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत भी नहीं हूँ। मेरा कलर भी कितना डिम है, मैं पढ़ती भी अच्छा नहीं हूँ, बस शरारतों और लोगों को परेशान करने में लगी रहती हूँ। तुम्हें भी तो कितना परेशान किया है। तुम्हारा तो अंग्रेजी बाबू नाम भी रख दिया, और मुझे इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती। आसमा कहती है तुम यह रिश्ता बेग हाउस के लोगों और आप ही की मोहब्बत में मजबूर होकर ज़बरदस्ती निभा रहे हो, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती मेरे अब्बू जान ने की है, मैं ठीक कर देती हूँ। या उल्टा तुम मुझे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मतलब भलाई का ज़बाना ही नहीं रहा। दानीन ने आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी थी। दानीन के एक एक लफ्ज़ पर दानिश का मन कर रहा था कि अपना सर पीछे की दीवार पे जोर से दे मारे। क्या हुआ, चुप क्यों हो? सही कहा ना मैंने? दादी ने उसे खामोश खुद को संजीदगी से घूरता पाकर दिल बर्दाश्त हुई थी। दानीन, आप सिर्फ जल्दी नहीं, आप बेवकूफ़, पागल और अकल से पैदा लड़की हैं। दानिश दांत पीस कर बोला। 3 दिन से वो बेचारा सुकून से सो नहीं पाया था, और मोहतरमा के इरशादात थे कि वो उसकी भलाई चाह रही थी। क्या? जी, आप बेवकूफ़ ही नहीं, बेवकूफ़ों की मलका हैं, वो भी बेताज।
दानिश ने अपनी बात पर जोर दिया, फिर अपने दोनों बाजू उसके बाजुओं से हटाए उसके मनमोहने मुखड़े को अपने हाथों के प्याले में भरा। मेरी आंखों में अपना अक्स देखें और बताएं, क्या इस लड़की के से खूबसूरत दुनिया में कोई दूसरा है? दानिश ने जज्बात से बोझल होती आवाज में सवाल किया, जिस पर दानिश ने झुरझुरी ली थी। दादी जान सही कहती हैं, सांवले रंग में बहुत कशिश होती है, और मिसेस मोहम्मद दानिश का तो हर अंदाज से दिल फरेब है, जिसमें मैं बेचारा पहले दिन से ही जकड़ा हुआ हूँ। बिना देखे मैं बेचारा घायल था, अब तो उसे देखने का हक ही सिर्फ मुझे है। दानिश का लहजा अब भी गंभीर था। दानिश का लहजा और आवाज़ का भारीपन दानिश की टांगों से जान निकाल रहा था। देखो, छोड़ो मुझे। दानी ने उसकी नाक अपनी नाक से टकराती देखकर आंखें जोर से मीचकर पूरी हिम्मत जमा कर बोली, हाँ, ताकि आप जाकर और गलत फहमियाँ जमा कर सकें। दानिश ने उसकी हया से सुर्ख हुई नाक से अपनी नाक रगड़ी थी। निशा के गला खनकारने पर दानी झटके से अलग हुआ था और निशा को दरवाजे के फ्रेम में आंखों पर हाथ रखे खड़ा देख जहां दानीन की चेहरा गुलाल हुआ था, वहीं दानी खज्जल सा होकर अपने सुर्ख चेहरे पर हाथ फेरने लगा था। मैं गलत वक्त पर आ गई लगता है। यहाँ शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट किताब का मुताला चल रहा था। क्यों दानिश? निशा दरवाजे के बीचों बीच हायल होती हुई दोनों को शरारती नजरों से देख गई। दानिश तो नजर नहीं उठा पा रही थी। दानिश बेचारा अलग नर्वस हो रहा था। थोड़ी सी हीरोगिरी बहुत भारी पड़ रही थी उस पर। आप ही वो मैं दानिश को हमारे घर के बारे में बता रहा था, और बस कुछ नहीं। दानिश अपने बालों में हाथ फेरते हुए इधर उधर देखकर बेतुका सा जवाब तराश गया। इतनी सी बात ऐसे समझा रहे थे? निशा दोनों की हालत का मजा लेते हुए इतनी सी बात पर जोर दे गई। साथ नजरें दोनों ही के शर्म से लाल हो रहे चेहरे, मासूम चेहरे पर बिखरे मोहब्बत के रंगों की नजर भी उतारी थी। हाँ, नहीं आप ही, वो दरअसल के एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए दानिश शॉपिंग जाना चाहती थी। वो मैं उन्हें बता रहा था कि कल यूनी से वापसी पर चलेंगे। दानिश ने एक और बात बनाई, जिस पर निशा ने मुस्कुराते हुए रास्ता छोड़ा। तोबा, कितने बड़े झूठे हो तुम अंग्रेजी बाबू। कसम ले ले आप ही, मैंने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। दानिश फौरन होश में आई थी। करो भाई, तुम्हारा हक है, इसे तुम्हें शॉपिंग पर ले जाना चाहिए, निशा मोहब्बत से बोली। नहीं आप ही, मैंने कहा ही नहीं, मैं क्यों कहूँगी भला। मैं फंक्शन का ड्रेस ले चुकी हूँ। ये अंग्रेजी बाबू झूठ बोल रहे हैं। झूठे अंग्रेजी बाबू, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। दानिश तो भड़क ही गई थी दानिश के झूठ पर। अच्छा, तो फिर दानी गुड़िया बता दे सच क्या है। निशा ने आपके दानिश को घेरा था। मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ, दरी से रात में पढ़ लूंगी। दानिश झट से वहां से गायब हुई थी। पीछे निशा के फलक शगाफ कह लगाने पर दानिश का रंग बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया था। खुश रहो, और उसे ऐसे ही खुश रखो। कोई मसला हो बिना झिझक मुझसे शेयर करो। 3 दिन से तुम दोनों का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं परेशान हो गई थी, लेकिन अब मुतमिन हूँ, बल्कि खुश हूँ। निशा दानिश के बाल बिगाड़ते हुए मोहब्बत से बोली। आपको आप ही हूँ मैं तुम दोनों की। तुम्हारे बीच की नोकझोंक भी मेरे समझ में आती है, और सीरियस चेहरा भी मेरी नजरों से दूर नहीं। वैसे मसला क्या था? इससे पहले मैंने कभी दानिश को इतना सीरियस नहीं देखा। निशा दानिश को लेकर सोफे के पास चली आई थी। निशा के सोफे पर बैठते ही दानिश उसकी गोद में सर रखकर दराज हो गया। आपकी झल्ली सी धानी को गलत फहमी हो गई थी, जिससे मैडम ने अपने साथ साथ मेरी जान भी सूली पर लटकाई हुई थी 3 दिन से। दानिश निशा का हाथ अपने सर पर रखते हुए बोला। कैसी गलत फहमी? निशा उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछ गई, जिस पर दानिश ने मुख्तसरन सारा माजरा कह सुनाया। दानी ऐसी ही है, मासूम सी, झल्ली सी, पागल सी, आईने जैसे साफ दिल वाली। उसमें बचपना बहुत है, चीज़ों को जल्द दिल पर ले जाती है, और झूठी झूठी बातें उसे खुश भी करती हैं और परेशान भी। लेकिन मुझे खुशी है, मेरे भाई ने जाहिल मर्दों की तरह उसकी नादानी में कई बातों को दिल पे नहीं लिया, और बगैर अना का मसला बनाए, बगैर उसे समझाया, और उसे उसकी समझ के मुताबिक समझाकर अपने रिश्ते में आई बदगुमानी को जल्द दूर कर दिया। निशा ने फख्र से दानिश के शफाफ पेशानी पर अपने रब रखे। अम्मा जान कहती हैं, रिश्तों में बदगुमानी दीमक की तरह होती है, उसे वक्त रहते दूर ना किया जाए तो ये धीरे धीरे रिश्तों की मजबूत चाक कब को खोखला कर देती है, और हमें खबर भी नहीं होती। ये तुम अपने रिश्ते में कभी मत होने देना। दानी थोड़ी नासमझ है, लेकिन तुम हमेशा समझदारी से काम लेकर अपने रिश्ते की खूबसूरती बनाए रखना। निशा ने बड़ी बहन की तरह नसीहत की, जिस पर दानिश ने सर हिलाया, फिर कुछ सोचकर उठ बैठा और निशा के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। आप खुश तो हैं ना?
दानिश के उस रोजाना के सवाल पर निशा एक गहरी सांस भर गई। खुशी का पता नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि मैं शादी के रिश्ते में बनकर घुटन महसूस करूंगी। वो नहीं है। ऐसा शायद इसलिए है कि मैं नकीब को बचपन से जानती हूँ, या फिर इसलिए कि नकीब शिफा से सगे बाप जैसी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझसे पहले शिफा को कबूल किया है, एक बाप की तरह, बल्कि उससे बढ़कर शिफा का ख्याल रखते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, लेकिन मुझे शादी और मर्दों को लेकर वसवसे थे, खदशात थे, खौफ था। वो इन 2.5 महीनों में चाहकर भी मुझे नकीब में या इस नए जुड़े रिश्ते में नजर नहीं आए हैं। निशा ने सच्चाई का मुजाहरा किया। आप ही? नकीब भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। सोचे उन्होंने मुझे भाई बनाया, जिसकी माँ बाप की वजह से उनकी इकलौती फूफो के साथ वो सब हुआ। फिर आप तो उनकी वाइफ, उनकी मोहब्बत हैं। आप उन्हें एक मौका तो दें। वो वाकई बहुत अच्छे हैं। दानिश ने सिफारिश की, जिस पर निशा कुछ देर के लिए खामोश हुई। वैसे नकीब भाई की बहन भी काफी अच्छी लगती है मेरे को। क्यों? निशा ने दानिश के पेट में गुदगुदी की। हाँ हाँ, आप ही यार, ना ना तंग करें ना। दानी धड़ाम से सोफे से नीचे गिरा। वैसे दानी, 7 महीने में तुम्हारी उर्दू बेहतरीन हो गई है। जी, आपकी नजर साहिबा की मेहरबानी है। जो काम 7 साल में नहीं हुआ, 7 महीने में उनकी स्ट्रिक्ट टीचिंग ट्वीटिंग में हो गया। देख लो, ढूंढी है ना मैंने अपनी परफेक्ट भाभी। वैसे वो तुमसे नाराज होकर गई है, मनाना है तुम्हें। निशा दानिश की धमकी याद कर आ गई। निशा की बात पर दानिश ने परेशानी से पेशानी मसली। रात किसी पहर निशा की यूं ही नींद टूटी थी। उसने बिना आंखें खोले शिफा को अपने हसार में लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ खाली बेड पर पड़ते ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। साइड लैंप ऑन करने पर दोनों बाप बेटे को बेड पर ना पाकर उसकी पहली नजर बालकनी के दरवाजे की तरफ गई थी, क्योंकि जब भी रात को शिफा जिद करती थी, नकीब निशा की नींद का ख्याल करके शिफा को बालकनी में लेकर चला जाता था। लेकिन बालकनी का दरवाजा बंद देखकर निशा पाँव में चप्पल अड़सती कमरे से बाहर निकल गई। किचन की जलती लाइट देखकर उसके कदम खुद ब खुद किचन की तरफ उठने लगे थे, और दरवाजे पर पहुंचकर तो निशा का मुंह ही खुल गया, जहां सामने से छोटे से टेबल पर शिफा छोटा सा फीडर जो रात के लिए होता था उससे दूध पी रही थी। सामने नकीब के स्मार्टफोन में कोई कार्टून चल रहा था, जिसे शिफा मैडम बिना समझे बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि निप्पल को सामने 4 नए आधे दांतों से दबाए हुए उसका सारा ध्यान मोबाइल पर था। और शिफा के पापा जी अपनी बेटी से बात करते हुए नाइट ड्रेस में बड़े दिमाग से चूल्हे के पास खड़े कुछ बना रहे थे। अब क्या वहां खड़े खड़े हम बाप बेटी को नजर लगाओगी? पहले ही हम अपनी गैर मामूली खूबसूरती से कायफ हैं, जहां भी जाते हैं फौरन नजर लग जाती है। ऊपर से परसों होने वाले फंक्शन में तो हमें वैसे भी नजर लगना तय है, इसलिए प्लीज अभी 1 2 3 हाजिर सुर्ख मिर्चें लेकर हमारी नजर उतार दो। क्यों पापा की जान, पापा ने सही कहा ना? नकीब की नजर दरवाजे पर इस्तादा निशा पर पड़ती ही अपनी आदत से मजबूर वो शुरू हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज्यादा खुशफहमियां बल्कि गलत फहमियां आपको अपने बारे में, कि सामने वाले के मुंह से खुद ब खुद निकल जाए अपने मुंह या मिठू, मतलब बंदा इतना भी खुद परस्त खुद पसंद ना हो। क्यों मामा की जान, मामा ने सही कहा ना? निशा तासुब से कहती, आखिर मैं नकीब के अंदाज में शिफा की राय लेनी चाहिए, जिसकी नजर नकीब के हाथ में मौजूद ओट्स बाउल पर थी। इसका मतलब तुम नहीं मानती कि हमारी बेटी खूबसूरत है? देखो, बता रहा हूँ, इस बात पर हमारे बीच तीसरी आलमी जंग हो सकती है। नकीब शिफा के मुंह में चम्मच डालते हुए मसनूई संजीदगी से बोला था। मैं बेटी बाबा की खूबसूरती की कायल नहीं, वरना मेरी बेटी तो करोड़ों में एक है। निशा कहाँ दबने वालों में सी थी। मतलब तुम्हारी नजर में मोस्ट हैंडसम, मोस्ट चार्मिंग एंड मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं रखता? ये सारे अल्फाज यकीनन आप किसी और के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में तो मैं राय दे चुकी हूँ। निशा की बेनियाजी अरूज पर थी। नकीब बस उसे घूर कर रह गया। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? निशा उसे शिफा को खिलाने के साथ मुंह साफ करता देखकर पूछ गई। मैं तो चाहता हूँ मैं खुद भी जागूं और तुम्हें भी जगाऊं, लेकिन तुम मौका ही मुयसर नहीं कर रही। नकीब के माने के अंदाज पर निशा की हथेली भीगी थी। इधर उधर देखकर नकीब से हया के रंग छुपाए, लेकिन नकीब भी उकाब की नजर रखता था। मेरा मतलब है, जब शिफा जाग गई थी तब आपने मुझे क्यों ना? निशा की बात दरमियान में ही थी जब बिल्कुल उसके पास वाली कुर्सी पर आकर बैठा। शिफा, हम दोनों की जिम्मेदारी है। तुम जागो या मैं जागूं, क्या फर्क पड़ता है? और जिस बात से मुझे और हमारे रिश्ते को फर्क पड़ता है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रही तुम। नकीब का अंदाज संजीदा था। क, क, क्या? निशा उसकी संजीदा नजरों से खाइफ हुई। निशा, तुम्हें किस चीज का डर है? माफ कर दिया है मुझे, भरोसा करने लगी हो, फिर मेरे साथ कदम बढ़ाने में कौन सी चीज तुम्हें रोक रही है?
या फिर मैं ये समझूं कि तुम मुझ पर भरोसा करने लगी हो? ये सिर्फ मेरी खुशफहमी है। मैं आज भी तुम्हारे लिए एक इतना बेएतबार एक आम सा मर्द हूँ जिसके बारे में तुम्हारे ख्याल वही बेएतमादी वाले हैं। नकीब की इतनी संजीदा बात पर निशा झटके से सर उठाकर वह साख्ता नफी में सर को जंबिश दे गई। नकी, मेरे लिए सब बहुत मुश्किल है। मुझसे मासी नहीं भूलता। अम्मा जान सोगरा आने सबको देखकर मुझे मेरे माँ बाप के किए याद आते हैं। और लोग कहते हैं वालदैन की छोड़ी हर चीज़ औलाद को विरासत में मिलती है। मैं नहीं चाहती मेरी कोई पेशकदमी मेरी बेटी से उसका बाप छीन ले। निशा ने मुश्किल से अपने डर को जुबान दी थी। तुम अपने तमाम वसवसे, डर, खौफ, खदशात सब समेत मेरी तरफ एक उम्मीद से हाथ बढ़ाओ। मैं कब तुम्हें इससे निकालूंगा तुम्हें खबर तक नहीं होगी। बस दिली रजामंदी, थोड़ा सा एतबार शर्त है। नकीब ने अपनी चौड़ी हथेली उसके आगे की। नकी, निशा ने बेबसी से उसकी चौड़ी हथेली देखी जिस पर नकीब आंखों से अपना हाथ रखने का इशारा कर गया। थैंक यू। आज से तुम मेरी छोटी मोटी बात बिना बहस किए मानोगी। बाकी हर मराहिल तुम्हारी पूरी रजामंदी से होंगे। नकीब निशा का हाथ पकड़ते ही दूसरे हाथ से शिफा को उठाया, फिर किचन की लाइट बंद करते वहां से निकल गए। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस न जाना। बाहों में तेरी सारी शब जागूं, आंखों से देखूं सुबह का आना। कमरे का दरवाजा खोलते हुए नकीब मुसलसल यही 4 लाइनें गुनगुना रहा था। निशा ने काफी कोशिश की हाथ छुड़ाने की, लेकिन गिरफ्त सख्त थी। इधर आकर लेटो। नकीब ने अपने बाजू की तरफ इशारा किया। नहीं मम, मैं यहीं ठीक हूँ। निशा ने सख्ती से अपना तकिया मुट्ठी में दबोचा। अभी वादा किया है ना, थोड़ा सा एतबार का। कमरे में आते ही भूल गई? नहीं नहीं, वो तो शिफा है ना वहाँ, इसलिए। निशा ने दरमियान में नींद की वादी में उतर रही शिफा की तरफ इशारा किया, जिसे नकी ने फौरन अपने पेट पर सुलाया था। शिफा की अपनी जगह है, तुम्हारी अपनी। नकीब की बात पर निशा कुछ झिझक के साथ अपना सर नकीब के कसरती बाजू पर रख गई। आराम से सो जाओ, जैसे अपने तकिया पर सर रख के सोती हो। छोटी मोटी गुस्ताखियों की गारंटी तो मैं खुद की भी नहीं देता, लेकिन बड़ी पेशकदमी का दारोमदार पूरी तरह तुम्हारी रजामंदी का तलबगार है, इसलिए बेफिक्र रहो। वैसे भी मोहब्बत रूह से होती है, उसे वजूद से कोई खास सरोकार नहीं होता। अगर मोहब्बत का वजूद से मतलब होता तो लैला मजनू, शरीफ शीरी फरहाद, हीर रांझा जैसे नाकाम से आशिकों का नाम आज तक दुनिया में जिंदा ना होता। नकीब उसकी बेसुकूनी देखकर बोला, जिस पर निशा शर्मिंदा होते हुए नकीब के बाजू को अपने हाथों से जकड़कर आराम से आंखें मीच गई। क्या इससे खूबसूरत मंजर दुनिया में कहीं होगा? यकीनन नहीं। कुछ देर बाद निशा आंखें खोलकर सर उठा गई, जहां नकीब के सीने से लगी शिफा मीठी नींद में गर्क थी। नकीब ने अपना एक हाथ शिफा के गिर्द जबकि दूसरा पर निशा को सुलाए हुए था। इस खूबसूरत मंजर को देखकर दिल ने गवाही दी थी। दानीन, फ्रंट सीट पर आके बैठे। दानिश फ्रंट डोर ओपन करते हुए बोला, जिस पर दानीन की पिछली डोर पर रखे हाथ थमे। उसने हैरानी से दानिश को देखा। मैं कब फ्रंट सीट पर बैठी हूँ? मुझे क्या मालूम, अब आप जल्दी बैठे, हम यूनी के लिए लेट हो रहे हैं। दानिश ने कंधे अचकाए। हम 6 महीने से साथ यूनी जा रहे हैं। मैं कब फ्रंट सीट पर बैठी हूँ जो आज फ्रंट डोर खोले ड्राइवर की तरह खड़े हैं? दानिश ने अब्रू अचकाए। मैं वैसे भी आपका ड्राइवर नहीं हूँ मैडम, जो आप पिछली सीट पर आराम से बैठे और मैं ड्राइव करूँ। दानिश उसके ड्राइवर कहने पर चढ़ गया था। 2 दिन से दरख्शां तो ऐसे ही जा रही थी। उसका ड्राइवर बनते जनाब दानिश साहब के कंधे पर लगे सितारों में कमी नहीं आई। लंबी नाक 2 फुट और लंबी हो गई थी। गर्दन अकड़ के आसमान को चैलेंज कर रही थी, लेकिन मेरे पीछे बैठने पर इनकी नाक कट रही है। दानिश फौरन कमर पर हाथ रखते हुए दानिश को तीखे शतूनों से घूर गई। दानी नाक कभी सोचकर क्यों नहीं बोलती? हर बात में बचत करना जरूरी है। दारू से और आप में फर्क है। दानिश उसकी बेतुकी की बातों से जिद हुआ। तुम भी सोच समझ कर बोलिया करो अंग्रेजी बाबू। बचत सेविंग होता है बहस आर्गुमेंट्स में। इंग्लिश सही से बोल नहीं पाती, बट शुक्र है तुम्हारी तरह वर्ड करेक्ट प्रोनाउंस कर लेती हूँ। दानिश कहा दानिश की गलतियों को दरगुजर करने वाली थी। ओके बाबा बैठे, आपने तो जैसे ठेका लिया है मेरी उर्दू दुरुस्त करने का। दानिश डोर खोलकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। दानिश भी उसे घूरते हुए फ्रंट सीट पर बैठ गई, और जितने जोर से उसने डोर बंद किया था दानिश हिलकर रह गया। दारू से इसके एंगेजमेंट गिफ्ट में क्या लेंगी? आई थिंक कुछ ज्वेलरी टाइप ले लेते हैं। दानिश ने खुद ही राय दी। सट्या गए हो क्या अंग्रेजी बाबू? हैं? आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए गिफ्ट नहीं लेंगी?
दानिश इसकी हैरानी पर खुद भी हैरान हुआ। लूंगी वही, लेकिन मेरी पॉकेट मनी इतनी नहीं है जो कोई ज्वेलरी लूं। और रिंग देने का क्या फायदा, दानियाल भाई खुद को मंगनी में डायमंड रिंग दे रहे हैं। उफ, मैं हमारी बात कर रहा हूँ दानीन, आप और मैं दरिस इसको क्या गिफ्ट देंगे। अब के दानिश ने साफ लफ्जों का इस्तेमाल किया। तुम तुम्हारा दो, मैं मेरा दूंगी। आप और मैं अलग हैं क्या? दानिश ने दानीन का गोद में रखा हाथ थाम के कल वाली टोन में पूछा, जिस पर दानीन के आवाज गुम हुए। तुम्हें जो ठीक लगे। दानी मुश्किल से उसके सुर्खों सफेद हाथ से अपना हाथ निकालते हुए बोली, लेकिन उसके नजरों का इर्तिकाज अपने हाथों पर देखकर दानिश का मन किया स्टीयरिंग पर अपना सर दे मारे। दानिश फौरन ब्रेक पर पैर रखता दानीन को दोनों बाजू से थामकर अपनी तरफ घुमा गया। दानीन, अगर मेरा रंग साफ है तो ये क्या मेरी गलती है? मैंने क्या क्या किया है? दानीन ने उसे दोबारा जलाल में आता देखकर हलक तर्क करके बोली, आप जब मुझसे बात करते करें तो मैं मुझ में खुद को देखें, मेरी नज़रों से खुद को देखें। मेरा और अपना मुवाजना ना करें। हम दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। आप मेरी ही फसली की हड्डी से बनी हैं। आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं। इतनी सी बात अब मैं आपको किस ज़ुबान में समझाऊं, वो मुझे वो बता दें। मैं उस ज़ुबान का इस्तेमाल करूँगा। दानिश मुकम्मल संजीदगी से बोला। वो कल ही दानीन का मुकम्मल दिमाग ठिकाने लगाने का इरादा रखता था, लेकिन निशा की आमद से काम अधूरा रह गया। सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। दानीन मिनमिनाई। आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि दोबारा मैं आपको ये बात नहीं समझाऊंगा। दानीन गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसी संजीदगी से बोली। 2 बजे रेडी रहना, हम गिफ्ट लेने जाएंगे। दानिश पार्किंग में गाड़ी रोकते हुए बोला। दानीन, जो अभी तक उसके जलाली मूड के जेर असर थी, सिर्फ सर हिलाकर जितना जल्दी हो सका वहां से गायब हुई। उसकी तेजी पर डोर लॉक करता दानिश जेरे लब मुस्कुराया था। दारम जान, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढा, क्लासरूम में, मैम के डेस्क के नीचे भी ढूंढा। सैमी प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे दारम का बाजू हिलाकर बोली। इसके जान कहने पर दारम दांत कचकचा कर रह गया, जबकि उसके दोस्तों ने बाज़ाब्ता कहका लगाया था। मैं क्या दीमक हूँ जो मैम के डेस्क के नीचे लकड़ी चाटते बैठूंगा? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? दारम उसे साइड पर ले आया। बताया था, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ, मैं कैसे भूल गया। जब तक सैमी मैडम दारम की जान हल्का न करे उसे सुकून नहीं मिल सकता। आप तो इलाहाबाद शिफ्ट ही मेरा सुकून गारत करने हुई हैं। बताएं फिर, अब क्या आफत आन पड़ी है? दारम बेजारगी से बोला। मैं बोर हो रहा हूँ। सैमी मुंह फुलाकर बोली। तो मैं क्या कोई जोकर हूँ जो तुम्हें एंटरटेन करूँ? जाओ जाकर तुम कुछ खेलो। हर मर्ज की दवा दारम थोड़ी है। दारम चिढ़ गया। सैमी को पानी चाहिए होता तो वो अपना बोतल पहलू में रखकर दारम के बोतल से पीती थी, और दारम की आंख दिखाने पर क्यूट सा फेस बनाकर अपनी बोतल उसकी तरफ बढ़ा देती। मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलूंगा। सैमी सामने दारम के फुटबॉल खेल रहे दोस्तों को देखकर बोली। पागल हो गई हो तुम? लड़की होकर लड़कों के साथ फुटबॉल खेलोगी? हाँ, लंदन में तो खेलती और जीतती भी थी। मैं बहुत अच्छी फुटबॉल प्लेयर हूँ। सैमी ने कॉलर उठाया। वहां पर तुम्हें कोई लड़की नजर आ रही है? नहीं ना? इसलिए अपने लंदन को इलाहाबाद शिफ्ट मत करो और चुपचाप जाकर या तो बुक खोलकर पढ़ने बैठो या फिर लड़कियों के साथ कुछ खेलो। बस खुदा का वास्ता मुझे बख्श दो। दारम ने झल्लाकर हाथ जोड़े। दारम की इतनी सी डांट पर सैमी की आंखें चमकने लगी थीं। वो पलक झपक झपक कर आंसू को अंदर धकेलती मुड़ी थी, जब पीछे खड़े लंबे चौड़े शर्ट के आगे के 2 बटन खोले काशिफ से टकराते टकराते बची, क्योंकि पीछे से दारम ने उसका बाजू थाम रखा था। अरे सैमी जी, आप बोर हो रही थी तो मुझे कहती, मैं आपके लिए आपके लंदन जैसा माहौल बना देता। आखिर आप मेरी दोस्त हैं। खैर चलें, जब मैंने सुन लिया है तो साथ बास्केटबॉल खेलते हैं। आपको आता है ना बास्केटबॉल? नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगा। काशिफ खुद ही बोला। थैंक यू, चलें। सैमी हाथ की पर्स से आंखें रगड़कर दारम से अपना बाजू छुड़ाते आगे बढ़ी थी, जब दारम ने दोनों बाजुओं से थामकर उसे अपनी तरफ किया। क्या समझाया था उस दिन? दिमाग बेचकर लॉलीपॉप खाया था जो एक बार की बात समझ में नहीं आती। दानिम काशिफ को नजरअंदाज करता सैमी पर घुराया। बड़े अंकल और छोटे अंकल ने कहा था कि तुम सैमी को नहीं डांटोगे, तुमने मुझे डांटा। सैमी मुंह फुलाकर बोली। ओके, चलो यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेलूंगा। दारम काशिफ को घूरते हुए सैमी को लेकर वहां से निकल गया था। सैमी काशिफ को सॉरी कहती वहां से निकल गई। उसे दारम को सताने के अलावा और चाहिए भी क्या था? हसन कमाल, तुमने मुझे बेटे की खुशखबरी दी थी, मैं तुम्हें बेटे की खुशखबरी दे रहा हूँ।
तुम्हारा बेटा बहुत करीब है। फोन से आती डॉक्टर सफदर की आवाज़ पर हसन कमाल बैठे उठ खड़े हुए थे। हाथ पाँव में अचानक लर्जिश तारी हुई थी। क्या क्या मतलब? कहाँ है मेरा रॉबिन? सफदर जल्दी बताओ, कहाँ है मेरा रॉबिन? सफदर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सफदर, वेयर आर यू डैम इट? हसन कमाल दूसरी तरफ खामोशी पाकर कांपती आवाज में हलक के बल चिल्लाए। तेरे बहुत करीब मेरे यार। तेरी 10 साल की मेहनत, दुआ, माफी कुछ भी रायगा नहीं गई। मैं कल आ रहा हूँ तेरे पास। मैं तुझे खुद रॉबिन से मिला दूंगा। डॉक्टर सफदर ने बोलने के साथ लाइन काट दी और हसन कमाल वहीं दरवाजे के बीचों बीच सजदे में गिरकर जारो कतार रोने लगे। दारम, जाओ देखो सैमी आ रही है कि नहीं। नकीब शिवा को गोद में बिठाकर फ्रंट डोर बंद करते हुए बोला। वो लोग शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे थे। निशा, दानी, दारम पीछे बैठे थे। नकीब शिफा के साथ फ्रंट सीट पर था। ड्राइविंग सीट दानी से संभाली थी। तरक्षा उनके साथ नहीं थी, जिसकी जगह सैमी फंक्शन में ट्रेडिशनल ड्रेस लेने की गर्सन के साथ चल रही थी। सैमी का नाम सुनते ही हमेशा की तरह उसका मूड खराब हुआ था। यार भाई, क्या जरूरत है उस आफत की पुड़िया लंदन रिटर्न भूरी बिल्ली को साथ ले जाने की? उसके घर में गाड़ी नहीं है क्या? खुद चली जाएगी ड्राइवर के साथ। उस पर फर्ज नहीं है कि अपनी सारी खिदमत हम ही से कराए, और ना ही हमने उसकी जिम्मेदारी उठाई हुई है। दारम चिढ़ के बोला। यार, इतनी प्यारी है सैमी जान, कितने प्यार से तुम्हें दारम जान कहती है, और तुम हो के फजूल में क्यूट सी लड़की से बैड लगाए हुए हो। नकीब ने दारम की हालत का मजा लिया था। यार भाई प्लीज, आप कुछ बोले ना यार। दारम ने निशा की तरफ मदद तलब नजरों से देखा। दारम, उसे कल के फंक्शन के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए, जिसका उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने कभी पहना ही नहीं है। फिर उसके घर में कोई लेडीज भी तो नहीं है, इसलिए गुस्सा मत करो। निशा नकीब को नजरों से बाज रहने का इशारा करते हुए दारिम को समझा गई। तो जरूरत ही क्या है मोहतरमा को फंक्शन अटेंड करने की? असल तो हमें दावत देनी ही नहीं चाहिए थी। कौन सा पूरा इलाहाबाद मधु है? खानदान की दावत में नए नवीले सर के दर्द पड़ोसियों का क्या काम? दारम चिल्लाया था। जरूरत है ना यार, आखिर वो हमारे दारम की जान है। मेरा मतलब है, दरी को इतनी अजीज है, हम सबको इतनी अजीज है, तो फंक्शन में उसकी मौजूदगी जरूरी है। दानी ने एक आंख दबाकर बोली। हाँ बिल्कुल जरूरी है। आखिर खानदान वालों ने तो सैमी मैडम के हाथों दारों का मजाक बना देखा ही नहीं, लगे हाथों वो भी देख लेंगे। आखिर वो क्यों चूक जाएं? मुझे तो लगता है लड़की यहाँ आई ही मेरे लिए है। दारम सीट को हाथ मार के बोला। अच्छा। सबने अच्छा को माने खेजे अंदाज में खींचा, जिस पर दारम खज्जल हुआ। बेध्यानी में उसके मुंह से फिसल गया था। हेलो दारम जान, हेलो एवरीवन, मैं आ गया। सॉरी, हाँ मैं थोड़ा लेट हो गया, वो बीडी को मेडिसिन दे रहा था। मैं मेडिसिन तो वो खाते ही नहीं है। सैमी डोर खोल के बैठते हुए ही शुरू हो चुकी थी। ले, आ गई मोहतरमा। इनके एक्सेंट को देखकर तो बंदा कंफ्यूज हो जाए। मोहतरम कहना है या मोहतरमा? दारम डोर खोलकर अच्छे से बंद करते हुए मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? सैमी छोटे से टेडी बैग से चॉकलेट निकालकर एक शिफा को दूसरा खुद लेकर जेब बंद करते हुए मसरूफ अंदाज में पूछ गई। हाँ, अब इसके अलावा हम आम रियाया के पास काम ही क्या है? सदर जमहूरिया इज्जत आप मोहतरम मोहतरमा सैमी दुरे शहबार मोहसिन साहिबा का इंतजार करना, यही तो एक काम है। सुबह बस के पास इंतजार करो, शाम में उनके क्लास से निकलने का इंतजार, अब शॉपिंग पे जाते हुए इंतजार करो। खर्च, जब तक दुरे शहबार साहिबा की सवारी ना आ जाए आप इंतजार करो। दारम तो जैसे फट पड़ा था। सैमी का मामूल था, सुबह बस आने के बाद आती थी, शाम पूरी क्लास खाली होने के बाद सुकून से बैग पैक करती आती थी। इस सब में दारम मुफ्त में पीसा जाता था। दारम जान, तुम ये कोल्ड ड्रिंक पियो, माइंड रिलैक्स रहेगा। सैमी बिना दारम के खूनख्वार नजरों का नोटिस लिए कोल्ड ड्रिंक का छोटा सा पेपर बॉक्स बैग से निकालकर दारम की तरफ बढ़ाया, जिसे दारम कचकचाते हुए थाम गया। उनके इस मासूम लड़ने मिलने के अंदाज पर गाड़ी में बैठे चारों नफूसों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर क्या था, मॉल पहुंचने के बाद भी दोनों की वही टॉम एंड जेरी शुरू हो गई, जिसमें जेरी का किरदार सैमी अदा कर रही थी और झला भुना टॉम का किरदार दारम का था। आखिर में तंग आकर दानिश दारम को लेकर दूसरी शॉप में चला गया, वरना बहस में तो दोनों दानी दानी की जोड़ी को भी मात दे रहे थे। यू आर लुकिंग ऑसम। अगर मलका बरतानिया इस नेकलेस पर भी नजर करम कर दे तो आपके गले की जीनत बनकर इस बेचारे की अहमियत बढ़ जाएगी। नकीब ड्रेसिंग के पास पड़े झुमके पहन रही निशा के आगे नेकलेस बॉक्स रखते हुए एक अदाए जानी सारी से बोला। आप बाज नहीं आते अपनी हरकतों
और लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल तो कोई आपसे सीखे। कमाल की हेरा फेरी करते हैं। निशा नफी में सर हिलाते हुए बोली, जिस पर नकीब ने गौर से उसे देखा। मैरून और पिस्ते कलर के हल्के मोतियों के काम वाले ड्रेस में, बालों का ढीला जूड़ा बनाए, कानों में नाजुक सी जूड़े के साथ वो बहुत ग्रेसफुल सी लग रही थी। बस सुराहीदार गर्दन में इस नेकलेस की कमी थी, जिसे नकीब बॉक्स खोलकर निशा के कुछ समझने से पहले पर फौरन कर दी गई थी। इट्स परफेक्ट। नकीब ने अपनी सताइशी नजरों से उसके ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। ये और ये तो सेम डिजाइन है, कैसे? निशा अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट और आईने में नजर आ रहे अपने गले में पहने नेकलेस का सेम सेम डिजाइन देखकर हैरान हुई। ऐसा इसलिए मैडम क्योंकि ये उसी का हिस्सा है, जैसे तुम मेरा हिस्सा हो। वलीमे के दिन बताया था ना, इसके साथ एक नेकलेस और इयररिंग भी। नकीब ने उसके कंधे पर जमाते हुए याद दहानी करवाई। कौन मुंह दिखाएगा तोहफा किस्तों में देता है? निशा नकीब का बाजू उठाते चीजें समेटते हुए उसे घूर कर पूछ गई। मैं। नकीब ड्रेसिंग से कमर टिकाते हुए उसे नजरों के सार में लेकर बड़ी बेनियाजी से जवाब दे गया। तो शादी भी किस्तों में करते, एक साथ हल्दी मेहंदी शादी वलीमा करने की क्या जरूरत थी? निशा उसके बेनियाजी पर जल कर बोली। शादी भी तो किस्तों में ही की है। अगर तुम्हें याद हो तो 24 साल पहले निकाह, 24 साल बाद रुखसती, और अभी गोल्डन ना। ओके ओके, आपसे बात तो मैं कोई नहीं जीत सकता। चले, हम लेट हो रहे हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं, दरी को स्टेज पर बिछाया जा चुका है। निशा उसकी दुआई सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए फौरन झुककर अपना सैंडल निकालकर पहनने लगी। हाँ, बस मेरे काम की बात पर तुम्हें दुनिया याद आती है। पता है, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी अपनी बीवी को सबसे पहले दुल्हन बना देखने की, और देखो मेरी किस्मत में, मैंने तो अपनी बीवी को सबसे पहले क्या, आखिर में भी दुल्हन बना नहीं देख पाया। नकीब ने दुआई दी। रख लो, बंदा और कंधा दोनों तुम्हारे जाती हैं। नकीब ने लड़खड़ाते निशा का हाथ अपने कंधे पर रखा, फिर उसके सैंडल पहनते ही निशा का सीधा हाथ पकड़ के आगे बढ़ा। नकी, मैं चली जाऊंगी, आप। साथ चलने में क्या मसला है? नकीब उसे चुप कराता उसी तरह निशा का हाथ हमें कमरे से बाहर निकल गया। निशा नकीब को यक तक देखती हुई किसी बेजान चीज की तरह उसकी तरफ खिंचे चली आ रही थी, जो उसका हर लम्हा खास बनाने की ठान बैठा था। ख्वाबों की दुनिया से खौफजदा रहने वाली लड़की को ख्वाब देखने पर मजबूर कर रहा था। मैडम, नजर लगाने का इरादा है क्या? इतना प्यारा लग रहा हो तो कमरे में बता देती, बाहर आने की जहमत ही नहीं करते। होश में आ जाए, हम मंजिल पर पहुंच चुके हैं, और मुझे भी मेरी मंजिल करीब ही नजर आ रही है। नकीब गार्डन में दाखिल होते हुए शरारती अंदाज में बोला, जिस पर निशा फौरन होश में आई थी और नकीब से 2 कदम दूर होकर खामखाई अपने चेहरे पर ठेलियां कर रही लटों को कान के पीछे डसने लगी। सामने देखो। नकीब ने सरगोशी की, जिस पर निशा सामने नजर उठा गई, जहां चारों तरफ खानदान के लोग ही थे। सामने छोटे से फूलों से सजे स्टेज पर रखे सोफे पर वाइट एंड बेबी कलर के इम्तजाज वाले मैक्सी में मलबूस प्यारी सी दरख्शियां ब्लू पीस में मलबूस खोबरू से दानियाल के पहलू में बैठी बहुत प्यारी लग रही थी। चलें? नकीब निशा का हाथ पकड़ता स्टेज की तरफ बढ़ा। रिलैक्स रहें दरी, मैं भी आपकी तरह गोश्त पोश्त का इंसान हूँ, कोई आदमखोर नहीं हूँ जो आपको कच्चा खा जाऊंगा। दानियाल, जो कब से दरख्शां को अपना गोद में रखा हाथ मरोड़ते देख रहा था, धीमी आवाज में सरगोशी की। बिल्कुल पुरसकून रहें, मैं कोई देव भी नहीं हूँ जो आपको एक बार अंगूठी पहनाकर जादू से आपको हमेशा के लिए अपने महल में कैद कर लूँगा। वैसे इरादा तो था मेरा आपको कैद करने का, लेकिन किस्मत की सितम ज़रफ़ी, इसके लिए इंतज़ार दरकार है। दानियाल शौक हुआ। आ, आ, आप प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। दरक्षा बुरी तरह नर्वस होते हुए बोली, साथ ही दिल में जितनी गालियां आती थी दानीन को दे डाली, जो इसे दानियाल के पहलू में उठाकर अभी आई कहकर गई थी, लापता हो गई थी, और दानियाल की पुरशौक निगाहों से वो अदमी हो रही थी। ओके ओके, आप रिलैक्स रहें, मैं अपने मुंह पर प्लास्टर लगवा लेता हूँ। दानियाल ने दोनों हाथ उठाए थे। क्या हाल है साले, बच्ची को अकेला जानकर लाइन मार रहा है? उसका घबरू जवान भाई तुझे याद नहीं, या मैं इलाज करूं? नकीब मुक्का बनाकर दानियाल की तरफ बढ़ा। करेक्शन कर ले, तू अभी मेरा ताज़ा ताज़ा साला बना है। दानियाल ने फखर से अपने हाथ में पहनी अंगूठी की तरफ इशारा किया। बेटा, मुझे तुम्हारा आधा अधूरा साला बने भी 24 घंटे नहीं हुए, और तू मेरा पिछले 24 साल से पूरा वाला साला है, इसलिए ज़्यादा शेखी मत मार, ओके? नकीब कहाँ किसी को अपने से ऊपर जाने देने वाला था। ठीक है भाई, ये नाइंसाफ़ी तो बड़ों ने की है हमारे साथ। दानियाल मसनूई अफसोस से बोल के नकीब के गले लगा। सफदर,
प्लीज़ यार ले चलना मुझे मेरे बेटे रॉबिन के पास, अब तो रात भी हो गई है। हसन कमाल मिन्नत भरे अंदाज में बोले। वो दोपहर जब से डॉक्टर सफदर ने मोहसिन मंदिर में कदम रखा था तब से उनके पीछे पड़े थे। यार डिनर तो करने दे फिर ले चलूंगा। डॉक्टर सफदर वापस यहाँ की तरफ मुतवज्जे होते हुए बोले। यार प्लीज़ तू बस मुझे पता बता दे, मैं चला जाऊंगा प्लीज़। यार और सब्र नहीं होता, प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों को देखना है, उन्हें गले लगाना है, इनसे पहले उनसे माफ़ी मांगनी है। क्या वो मुझे माफ़ करेंगे? क्या वो एक ऐसे बाप को माफ़ कर देंगे जिसने उन्हें पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया? क्या वो रिलैक्स हसन, रिलैक्स। डॉक्टर सफदर नपकिन से हाथ साफ करते हुए हसन कमाल को दोनों कंधों से थाम गए और गौर से नादिम से डरो खौफ के जेर असर खड़े हसन कमाल के झुके कंधे नम आंखों को देखा। ये वो पत्थर दिल मगरूर शख्स था जिसके हर हर अंदाज से गरूर झलकता था, लेकिन पछतावे की आग ने 10 साल से उनके गरूर को जलाकर उसे मौम कर दिया था और आज उसका ये आलम था कि वो अपने बच्चों से मिलने से पहले उसकी हालत गैर हो रही थी। वो उसे कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये सोचकर उसकी आंखें नम थीं, नदामत से उसके कंधे झुके हुए थे। हसन, हिम्मत से काम लो। अभी से हार जाओगे तो उनकी नाराजगी का मुकाबला कैसे करोगे? कैसे मनाओगे उन्हें? कैसे उनसे माफ़ी मांगोगे? कैसे अपनी औलाद को ज़िंदगी में पहली बार अपना कशादा सीने में छुपाओगे? कैसे उनसे अपने 10 साल की तड़प बयान करोगे? हिम्मत से काम लो यार। डॉक्टर सफदर ने उन्हें गले लगाया। तू तू ले चलना यार उनके पास मुझे। न जाने कहाँ है वो अभी। चलना, जल्दी निकलेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। चल। हसन कमाल अपने आंसू साफ करते हुए बोले। वो तेरे बहुत करीब है मेरे यार, जाकर अपना हुलिया ठीक कर, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। डॉक्टर सफदर बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़े। उनका इरादा तो सुबह जाने का था, लेकिन हसन कमाल की बेताबी को देखते हुए अभी जाने के लिए मजबूर हो गए। दारम जान, दारम जान, दारम जान, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम मिलते ही नहीं। मैंने कितना परेशान हो गया हूँ तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। सेमी गार्डन के गोशे में अपने हम उम्र कजन्स के साथ खड़े दारम का कंधा जोर जोर से हिलाती हुए उसका रुख अपने तरफ मुड़ गई। उफ, क्या आफत आन पड़ी है, तुम्हें चैन नहीं, जब देखो मेरा चैन तबाह करने चली आती हो। दारम अपना कंधा फैलाते हुए झिल्ला के पूछ गया, जबकि उसके कजन दारम जान पर मुंह खोले कभी सैमी तो कभी दारम को देख रहे थे। गाइस, ये सैमी है, लंदन से आई हैं, हमारी नई पड़ोसन है, उर्दू से ही से नहीं आती इसे। दारम जबरदस्ती दांत निकालकर उन्हें सैमी का तारुफ करवा गया। वाह, आज इंसान, मेरा मतलब लड़की लग रही हो। दारम ने गौर से उसे देखा जो पिंक लहंगे पर ब्लू चोली पहने दोनों रंगों से मिले दुपट्टे को कंधों पर सजाए ऊंची पौने में बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे यकीनन दानी ने तैयार किया था। लग रहा हूँ ना मैं प्यारा, मुझे पता था मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ, लेकिन दारम जान, ये पोनी अच्छा नहीं लग रहा। निशा अपनी पोनी को छूकर मुंह वसूरा, जिसे दारम के आसपास खतरे की घंटियां बजीं। मैं अभी बता रहा हूँ भूरी बिल्ली, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। दारम उसे वहां से लेकर साइड पर आया। फिर कौन करेगा दारम जान, आप ही लोग वहाँ गेस्ट के साथ हैं। दानी आप ही गेस्ट देख रही हैं, निशा आप ही के पास लिटिल डॉल है, दरिया आप ही दुल्हन बनी है, और आंटी लोग बड़ी आंटी लोगों के साथ हैं। अब मैं क्या करूं? सैमी ने एक साथ सबकी करंट पोजीशन बताकर आखिर में मदद तलब नजरों से दारम को देखा। ऐसे भी तो ठीक लग रही हो। दारम का अंदाज जान छुड़ाने वाला था। नहीं, मुझे ये पोनी नहीं चाहिए, मुझे भी उस लड़की जैसा हेयर स्टाइल बनाना है। सैमी जिद्दी अंदाज में बोली। उस जैसा हेयर स्टाइल बनाना है? मैं क्या कोई हेयर स्टाइलर हूँ? दारम ने मुंह चढ़ाकर पूछा। ठीक है, ना करो हेल्प, मैं जाकर किसी और से हेल्प मांगता हूँ, फिर आकर डांटना मत कि उनसे हेल्प क्यों ली। सैमी मुंह फुलाकर दारम के कदम की तरफ बढ़ने लगी जब दारम ने पीछे से उसका कंधा थामा। भूरी बिल्ली, तुम जानकर मुझे तंग करती हो ना। दारम ने दांत पीसे जिस पर सैमी ने दांत निकाले थे। बैठो यहाँ। दारम ने उसे टेबल पर बिठाया। अब अपनी पोनी खोलो। दारम की हिदायत पर सैमी ने फौरन अमल किया था। फिर दारम ने अपनी जेब से पेन निकालकर उसके सामने से बालों में कोने से दूसरे कोने में लकीर खींचते हुए बालों को लकीर के मुताबिक पलट दिया। फिर सर से निकाले दोनों खूबसूरत हेयर क्लिप्स को लगाकर बाकी बालों का एक खूबसूरत सा हेयर स्टाइल दे चुका था। चलो, बन गया हेयर स्टाइल, अब यहाँ से दफा हो जाओ। खबरदार, वो पूरे फंक्शन में दोबारा मेरे आसपास नजर आई। दारम उसे बालों से उठाते हुए बोला, जिस पर सैमी फौरन थैंक यू कहती वहां से गायब हुई थी। ये टिकटॉक के फजूल वीडियोस भी कभी ऐसी आफत से जान छुड़ाने के लिए हेल्प कर देते हैं।
दारा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया क्योंकि यह तरीका उसे टिकटॉक पर ही देखा था। वाह दानीन, बहुत प्यारी लग रही हो यार, ये कलर तुम में और खिलता अगर तुम्हारा कलर थोड़ा। पीछे दानिश को खड़ा देख अस्मा की बात दरमियान में ही रह गई। यू आर राइट, ये ड्रेस दानीन पर थोड़ा। दानिश के आवाज पर दानीन ने पलट के उसे देखा जिसने सर से पैर तक वाइट पहना था। वैसे भी वो अक्सर सफेद रंग ही पहनता था। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ दानिश, दानीन को अपने कलर को ध्यान में रखते हुए लाइट कलर्स पहनने चाहिए। अस्मा तो दानिश की शय पर खिल उठी थी जबकि दानीश लब भींचकर वहां से पलटी जब दानिश ने सूरज से उसकी कलाई थामी थी। आप गलत समझ रही हैं आसमा, मैं कह रहा था कि यह कलर दानीन पर थोड़ा नहीं बहुत से भी ज़्यादा सूट कर रहा है। आफ्टर ऑल मेरी पसंद है। आपको पता है ड्रेस देखते ही मेरे माइंड में क्लिक हुआ था कि ये ड्रेस बना ही दानीन के लिए है, जबकि मुझे लेडीज शॉपिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं। बट स्टिल देखिए मेरी चॉइस कितनी परफेक्ट है। दानिश दानीन को मोहब्बत से देखते हुए बोला, जो गोल्डन कलर खूबसूरत फ्रॉक में कानों में बड़े बड़े झुमके डाले बालों को खुला छोड़े उसके दिल के तारों को छेड़ रही थी। लेकिन उसके इंकशाफ पर तो दानीन का मुंह ही खुल गया। उसे तो ये ड्रेस निशा देकर गई थी। थैंक्स दानी, मेरा ड्रेस पहनने के लिए। एंड सॉरी टू एक्चुअली यार, तुम्हें पता है अगर मैं ड्रेस तुम्हें खुद देने आता तो तुम लड़ने बैठ जाती, इसलिए मैंने ड्रेस आप ही के जरिए भेजा। दानिश दानीन को घूरते देख बोला, तुम 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 ही हो अंग्रेजी बाबू। दानीन दांत पीस के वहां से वॉकआउट कर गई। अस्मा सिर्फ मैं आपकी इज्जत करता हूँ एज अ सिस्टर, बट आई डोंट थिंक कि कभी मैंने आपसे अपने पर्सनल शेयर किए हैं। देन किस बेसिस पर आपने उस दिन दानीन से वो सब कहा? आपने क्या कहा आई डोंट नो एंड आई डोंट इवन वांट टू नो, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज़ बी केयरफुल। आपकी वजह से मैं अपने रिश्ते में कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकता। आप ही ने मुझसे पूछा था, मैंने उन्हें आपका नाम नहीं बताया, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। दानिश झुकी नज़रों से अस्मा को वार्न करके वहाँ से निकल गया और जो दानीन दानिश को यंगर्स की लगी महफिल के लिए बुलाने आई थी, दानिश के इस प्यारे से अंदाज पर मुस्कुरा के रह गई। अस्मा, जो मेरी किस्मत में था वही मेरी झोली में गिरा है, उस पर मेरा हक भी है, वो मेरी मलकियत है और उस पर हुक्म चलाने का इख्तियार भी सिर्फ मुझे ही है। चलो भाई, लोगों ने महफिल लगाई है, दानीन फ़ख्र से कहती वहाँ से निकल गई। पीछे अस्मा को वाकई दानीन की किस्मत पर फ़ख्र हुआ था। बेशक चेहरा खूबसूरत होना हो, किस्मत खूबसूरत होनी चाहिए हर लड़की की।